नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम कोल आप सबका स्वागत करती हूं कानून की जानकारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आमतौर पर जो हस्बैंड और वाइफ है वो पूछते रहते हैं। तो क्या है ये सवाल, आइए मैं आपको भी बता देती हूँ। पहला सवाल है, राइट ऑफ अ वाइफ इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। कि जो पत्नी है उसका राइट अपने जो उसके हस्बैंड है, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अपनी पत्नी का क्या राइट है। क्या कोई भी पत्नी अपने पति से उसकी प्रॉपर्टी में शेयर मांग सकती है? पहला सवाल ये है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो है, राइट ऑफ डॉटर इन लॉ इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। तो इसका मतलब ये है कि जो बहू होती है, क्या उसको कोई राइट है अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी पर? क्या वो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी में से उनसे शेयर मांग सकती है? जो भी उनका शेयर होल्ड प्रॉपर्टी है, जैसे कि जब शादी हो जाती है और जो एक महिला है वो शेयर होल्ड प्रॉपर्टी में आती है, मैट्रिमोनियल होम आती है, और जब डिस्प्यूट होता है आपस में, तो क्या ये जो डॉटर इन लॉ है, तो ये क्या जिस मैट्रिमोनियल होम है जिसको हम शेयर होल्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्या ये वहाँ उस शेयर होल्ड प्रॉपर्टी में अपने फादर इन लॉ से या मदर इन लॉ से शेयर मांग सकती है? और तीसरा सवाल जो है जो मैंने लिया हुआ है वो है, कैन वाइफ क्लेम राइट इन द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिवोर्स? जब डिवोर्स होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब डिवोर्स होता है, या डिवोर्स जब पिटिशन फाइल होती है कोर्ट में, या डिवोर्स हो गया होता है, तो इन दोनों सूरतों में क्या वाइफ अपने हस्बैंड से प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है जो कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी है? क्या वो हस्बैंड से उसकी प्रॉपर्टी में शेयर मांग सकती है? तो फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप भी इनका जवाब जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए इन सवालों का जवाब। तो फ्रेंड्स, चलिए, जो पहला क्वेश्चन है कि क्या जो पत्नी है वो अपने पति की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है, उनसे शेयर मांग सकती है अपने पति के प्रॉपर्टी में? तो इसका जवाब है कि जो भी पति की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो वो अपने पैसों से खरीदता है, जो उसके नाम की प्रॉपर्टी होती है, यानी टाइटल पति के नाम का होता है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पति का नाम होता है, पति अपने पैसों से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई भी हक नहीं है। तो पत्नी कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है, वो अपने पति से कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि पति का जिंदा होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जब तक पति जिंदा है, जो भी पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उस पर उसकी वाइफ क्लेम नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात है। अब इसका दूसरा कंडीशन है कि अगर पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम है, वो प्रॉपर्टी उसी के नाम की है, लेकिन इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, इसमें जो पति है उसकी डेथ हो चुकी है। तो डेथ के बाद पत्नी अपने पति की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको शेयर मिलता है। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 जो है, उसके तहत उस पत्नी को शेयर मिलता है, जैसे लीगल हेयर्स का मिलता है। जैसे उनके कितना शेयर मिलेगा, जो उसके बच्चे हैं और जो उनके जो हस्बैंड है उसकी जो मदर और बच्चे और बीवी, जो भी लीगल हेयर्स में है, उनको इक्वली डिवाइड होगी वो प्रॉपर्टी। यानी डेथ के बाद वाइफ को मिल सकता है शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन पूरा शेयर नहीं मिलेगा। एज ए लीगल हेयर उसको मिल सकता है, वो बच्चों में भी डिवाइड होगा, वो मदर में भी डिवाइड होगा, जितने उसके लीगल हेयर है वो सब में डिवाइड होगा और वाइफ में भी डिवाइड होगा। तो ये बात होगी आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो पहला मैंने बोला, हस्बैंड जिंदा है तो पत्नी को कोई शेयर नहीं मिलेगा। और सेकंड मैंने बोला कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है और उसके बाद पत्नी को उसका जो शेयर है वो मिलता है।
लेकिन इसके बीच में अगर पति ने कोई विल बनाई होगी और वो उसने पत्नी के नाम की नहीं बनाकर किसी और के नाम की बनाई होगी, तो उस टाइम पत्नी को कुछ नहीं मिलता है, वो जिसके नाम की विल है उसी को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरा जो इसका केस होगा, वो ये है कि अगर पत्नी ने अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, देखिए इसे समझ लीजिए, पत्नी के पैसों से ही प्रॉपर्टी खरीदी गई है, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो हस्बैंड ने अपने नाम की खरीदी है। पैसे पत्नी के थे, लेकिन प्रॉपर्टी जो खरीदी गई वो हस्बैंड ने वहां टाइटल में नाम अपना दिया हुआ है। तो एज पर डॉक्यूमेंट जो है, तो वो माना जाएगा कि वो पति की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें वो खरीदा था वाइफ ने वो प्रॉपर्टी। तो इस केस में अगर वो ये प्रूव कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी उसने अपने पैसों से खरीदी है और उसका सिर्फ हस्बैंड का नाम उस पर है, तो ये एविडेंस अगर वो कोर्ट में दे सकती है, प्रूव कर सकती है, तो वहां पर वो उस प्रॉपर्टी को, जो हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी है और जो पत्नी ने अपने पैसों से खरीदी है, वो वहां उसको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि जहां हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे उसमें वाइफ पैसा दे या चाहे उसमें हस्बैंड पैसा दे, या चाहे कोई कम पैसा दे कोई ज्यादा दे, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम है। तो उस सूरत में जो वो कंडीशन है, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की हाफ हाफ प्रॉपर्टी होती है, यानी वो इक्वली डिवाइड होती है। अगर इस कंडीशन में कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से ये कहता है कि नहीं मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन में जो वाइफ है वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट से वहां पर सूट फाइल कर सकती है और अपना जो शेयर है उस प्रॉपर्टी में, जो उसका 50% का शेयर है, वो ले सकती है। ये डिपेंड है कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी मिल के ली है उसमें कितना किसका कितना शेयर है। अगर वो 50-50 का शेयर है या दोनों का प्रॉपर्टी में नाम है, कुछ शेयर की बात नहीं है, तो इसका मतलब है 50-50 का शेयर है, तो यहां पर वो पत्नी को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जब डिवोर्स की बात आती है, जब डिवोर्स फाइल करता है, चाहे वो हस्बैंड फाइल करे या चाहे वो वाइफ फाइल करे, तो उस सूरत में क्या वाइफ डिमांड कर सकती है पति से उसका जो प्रॉपर्टी है? तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पत्नी अपने पति से जो उसकी सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी है वो उसमें क्लेम नहीं कर सकती है, शेयर नहीं मांग सकती है। अब बात यहाँ डिवोर्स की है, डिवोर्स में भी यही कंडीशन रहेगी, वो क्लेम नहीं कर सकती है, वो ये नहीं कह सकती है कोर्ट में कि मेरे पति के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का 50% मुझे दिया जाए या इस प्रॉपर्टी में शेयर मुझे दिया जाए, नहीं। लेकिन वो वहां पर एलमनी मांग सकती है, एक परमानेंट एलमनी मांग सकती है, वो मेंटेनेंस मांग सकती है। क्योंकि देखिए जो वाइफ होती है, कभी कभी क्या हमारे इंडिया में ऐसा है कि वाइफ जब शादी होती है तो वाइफ घर संभालती है और जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं, ज्यादातर यही देखा जाता है। अगर वाइफ घर संभालती है तो हस्बैंड जॉब करते हैं। तो जब वाइफ 10 साल 15 साल 2 साल 3 साल घर संभालती है, उसके बाद उसको हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम होती है और डिवोर्स तक की बात आ जाती है और वो डिवोर्स भी लेना चाहते हैं एक दूसरे से, तो तब वाइफ का एक जेन्युइन सवाल ये होता है कि अगर मैंने, ठीक है मैंने जॉब नहीं किया, मैंने नहीं कमाया, लेकिन मैं भी तो घर में काम करती थी, मैंने भी तो बच्चे पाले हैं, तो उसका क्या क्या मैंने ये सब फिर वेस्ट हुआ मेरा? सिर्फ वो कमाता है, वो प्रॉपर्टी बनाता गया अपने नाम की और मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो क्लेम कर सकती है एलमनी, वो ये भी कह सकती है, वो जब परमानेंट एलमनी क्लेम कर सकती है तो यहाँ पर वो ये कह सकती है कि उसको रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, वो घर मांग सकती है, वो एलमनी मांग सकती है, वो मेंटेनेंस मांग सकती है एज पर द केस, जैसा उसका केस है उस केस के हिसाब से जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि उसको क्या मिलना चाहिए।
लेकिन ये जो सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर मांगे, चाहे वो एलमनी मांगे, चाहे वो मेंटेनेंस मांगे, जैसा भी उसका केस है, तो वो ऐसे मांग सकती है। लेकिन ऐसे अगर वो मांगेगी कि मुझे अपने पति के जो प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा चाहिए या वन थर्ड हिस्सा चाहिए, तो वो ऐसे नहीं मिल सकता है। तो लेने के और भी तरीके हैं, पर ये तरीका कि आप डायरेक्ट शेयर मांगोगे, वो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। बाकी आप परमानेंट एलमनी मांगो, घर मांगो, मेंटेनेंस मांगो, वो भी डिपेंड है कि उसके लिए भी आपको अपने पति का स्टेटस दिखाना होगा। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, आपको इनकम एफिडेविट दिखाना होगा, अपने हस्बैंड को भी देना होगा, वाइफ को भी देना होगा, और जो कोर्ट डिसाइड करेगी तो उस टाइम कोर्ट का ही जो फैसला होता है वो मानना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे जो क्लाइंट्स है वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे जो हस्बैंड्स है वहां से हम शेयर ले सकते हैं प्रॉपर्टी का। तो उसमें ये है कि जो हस्बैंड होता है, कभी कभी क्या होता है, जब वाइफ परमानेंट एलमनी मांगती है तो उस टाइम हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी वाइफ को देता है। लेकिन वो होता है आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, या तो वो मीडिएशन में सेटल होता है, या तो वो पार्टीज के बीच में सेटल होता है कि ठीक है, अगर तुम इतना, अगर वाइफ बहुत ज्यादा मांगती है, हस्बैंड के पास नहीं है, तब हस्बैंड ये कहता है कि मैं थोड़ा सा जो भी मेरा शेयर है प्रॉपर्टी या मेरा कोई घर है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो उनका आपस का मसला है, वो उनका आपस का सेटलमेंट है, जो आउटसाइड कोर्ट होता है या जो मीडिएटर के पास होता है। लेकिन एज पर लॉ, वाइफ कभी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मांग सकती है। वो डिवोर्स के टाइम एलमनी भी मांग सकती है और मेंटेनेंस भी मांग सकती है। तो फ्रेंड्स, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी क्लियर हुआ। अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉटर इन लॉ का। जो डॉटर इन लॉ, जो जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो जाहिर सी बात है वो मैट्रिमोनियल होम आती है। मैट्रिमोनियल होम जो होता है कभी कभी हस्बैंड का नहीं होता है, हस्बैंड के नाम का नहीं होता है, वो फादर इन लॉ का होता है या मदर इन लॉ का होता है। लेकिन जब लड़की आती है तो वो उस घर में आती है, उस टाइम शादी के टाइम वो थोड़ा ना ये बोलती है कि ये किसका घर है, किसके नाम का है, ये शेयर होल्ड प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी बातें शादी के टाइम नहीं होती है। शादी होती है वो ससुराल आती है। अब ये सारी बातें होती है जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अब बात यहाँ आती है कि जब लड़की अपने ससुराल में होती है, यानी मैट्रिमोनियल होम में होती है, और उसको उस मैट्रिमोनियल होम से निकाला जाता है, तो क्या वो उस मैट्रिमोनियल होम में जो उसके फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी होती है उसमें से शेयर मांग सकती है? तो फ्रेंड्स, ये भी, इसका भी आंसर बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी हो या मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी हो, वो उसमें कोई भी शेयर डिमांड नहीं कर सकती है, उसको कोई भी शेयर नहीं मिल सकता है। लेकिन उसको रहने का, वो वहां रह सकती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपने देखा होगा कि वहां रहने का, रेजिडेंशियल, कि उसको रहना है, एकोमोडेशन उसको चाहिए, वो रहने का अधिकार उसको है। लेकिन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी का अधिकार और प्रॉपर्टी में रहना, ये दोनों अलग अलग है। उसको प्रॉपर्टी उसके नाम की नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी में शेयर नहीं ले लेगी, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी में रह सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैट्रिमोनियल होम में आप रह सकते हो, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जो क्वेश्चंस मैंने आज बताए आपको समझ आया होगा कि वाइफ का जो रोल है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर, या उसके ससुराल की फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पर, या डिवोर्स के बाद क्या उसका प्रॉपर्टी पर रोल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर की। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ और नया टॉपिक लेकर मैं दोबारा से आ जाऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, कीप वॉचिंग माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।